हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का जियोग्राफी का चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। इस चैप्टर में हम हमारे जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं या फिर जो हमारी वाइल्ड लाइफ है, एनिमल्स, फ्लोरा, फना है, उन सब के बारे में देखेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें पता है हमारे जो प्लेनेट है उस पे बहुत सारे लिविंग बींग्स है अदर देन ह्यूमंस, जैसे कि फ्लावर्स, प्लांट्स, एनिमल्स। हमारी बहुत बड़ी एक हैबिटेट है और बहुत बड़ी एक बायोडाइवर्सिटी है। और इन्हीं ह्यूमन बींग्स हो गए हमारे या फिर दूसरे जो लिविंग बींग्स हैं, उन सबको मिला के एक हमारा इकोसिस्टम बनता है। इस इकोसिस्टम में जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्यों? क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। फॉरेस्ट मतलब जहाँ पे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को हर्बीवोरस खाते हैं, हर्बीवोरस को कार्निवोरस, कार्निवोरस को ओमनिवोरस मतलब ह्यूमंस। तो ऐसे हमारी जो एक इकोसिस्टम है उसकी एक चेन बनती है। तो इसलिए हमारे जो फॉरेस्ट है वो हमारे इस इकोसिस्टम के या फिर जिस पे सभी लिविंग बींग्स डिपेंड करते हैं उसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर है या फिर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स भी हम इनको कह सकते हैं। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? जो प्रोड्यूस करता है। अब हमारे लीचेन से लेके बनियन ट्रीज तक हमारे सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है इस चैप्टर में। फर्स्ट है बायोडाइवर्सिटी या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, मतलब बहुत सारी अलग अलग टाइप की डाइवर्सिटी, अलग अलग टाइप की स्पीसीज, वाइल्ड लाइफ एक ही जगह पे एक ही सिस्टम में वर्क करती है और इंडिपेंडेंस के साथ वर्क करती है, उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। मतलब स्पीसीज के डिफरेंशिएशन पे हम उसको अलग अलग स्पीसीज होना। इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम होता है एक ऐसा जियोग्राफिकल एरिया, मान लो ये है एक जियोग्राफिकल एरिया, इसमें प्लांट्स, एनिमल्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स वेदर के साथ, क्लाइमेट के साथ, वो सभी एक साथ जिस एरिया में होंगे उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। फ्लोरा, जो हमारी प्लांट्स होते हैं उनको फ्लोरा बोलते हैं। मतलब फ्लो, फ्लो मतलब फ्लावर। अगर थोड़ा 2 मार्क्स का आ जाए तो आप ऐसे लिख सकते हो फ्लो, फ्लो मीन्स फ्लावर, इट रेफर्स टू प्लांट पॉपुलेशन। ऐसे ही फना, फना मीन्स एनिमल पॉपुलेशन। जो भी हमारी एनिमल होंगे वो फना उनको बोलते हैं और प्लांट को या फिर फ्लावर्स को फ्लोरा बोलते हैं। अब हमारे फ्लोरा और फना इंडिया की बात करें तो हमारे जो इंडिया है वो वर्ल्ड की, अगर हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में बात करें या फिर प्लांट्स और एनिमल्स के बेसिस पे बात करें तो इंडिया जो है वर्ल्ड की फ्लोरा और फना में एक रिचेस्ट कंट्रियों में से एक कंट्री मानी जाती है। जितने अभी इंडिया में एनिमल्स या फिर प्लांट्स डिस्कवर हुए हैं उनका भी ट्वाइस और थ्राइस नंबर तो डिस्कवर होना बाकी है। हमारे जो इंडिया की जो फ्लोरा फना है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है, बहुत ज्यादा है, लेकिन हम ह्यूमन बींग्स की वजह से या फिर हमारे नेचुरल फैक्टर्स की वजह से ये अभी बहुत ज्यादा ग्रेट स्ट्रेस के अंदर है। मतलब ये अब लुप्त हो सकती है। हमारी जो इंडिया की जो फ्लोरा है उसका 10% और जो हमारे मैमल्स है उनका 20% ज्यादा ही एक्सटेंट होने की बिल्कुल ही कंडीशन पे है। जैसे कि हमारे चीता है, पिंक हेडेड डक है, माउंटेन क्वेल है, या फिर महुआ नेम के या फिर ग्रास की कुछ स्पीसीज है, ये हमारे एक्सटिंक्ट या फिर क्रिटिकल स्पीसीज है। इन क्रिटिकल स्पीसीज वो होती हैं जो बिल्कुल ही एक्सटिंक्शन की कगार पर होती हैं, उनको हम क्रिटिकल स्पीसीज बोलते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो सकती हैं जल्द ही। ये हमारी प्लांट के टाइप्स है। अब हमारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज होती हैं। तो जो हमारा IUCN है, मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, अगर IUCN की फुल फॉर्म आ जाए तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसने हमारी ये हमारे नेचर से रिलेटेड या फिर नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड हमारे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस, ये उसका एक यूनियन है। तो इसने हमारी स्पीसीज को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो हम अब उस स्पीसीज को देखेंगे। नॉर्मल स्पीसीज, नॉर्मल मतलब जो जिनकी पॉपुलेशन लेवल ठीक ठाक है, मतलब ना तो अभी वो उनका सर्वाइवल चल जाएगा, अभी वो एक्सटेंशन के बेसिस पे नहीं है, उनको हम बोलते हैं नॉर्मल स्पीसीज। जैसे कि कैटल हो गए, साल, पाइन ट्री,
ये रोडेंट्स हो गए, रोडेंट्स मतलब ये चूहे वगैरह, इनको हम रोडेंट्स बोलते हैं। तो ये हमारे नॉर्मल स्पीसीज में आते हैं। सेकंड है इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज वो स्पीसीज होती है मतलब जो जिनका पॉपुलेशन का लेवल बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गया और वो कभी भी अब एक्सटिंक्ट हो सकती है, उनको हम बोलते हैं इंडेंजर्ड। मतलब वो एक्सटिंक्ट स्पीसीज बन सकती है, मतलब एक्सटिंक्ट स्पीसीज वो जो लुप्त हो चुकी हैं, अब वो ऐसी स्पीसीज बन सकती हैं, उनको हम बोलते हैं इंडेंजर्ड स्पीसीज। जैसे कि इंडियन राइनो, लायन टेल्ड मैक्यू, संगाई, और जो संगाई है ये एक ब्रो एंटर डियर है मणिपुर का, इसको हम संगाई बोलते हैं। ये कुछ स्पीसीज है जो एंडेंजर्ड है। नेक्स्ट होती है वल्नरेबल स्पीसीज। वल्नरेबल स्पीसीज मतलब उनकी स्पीसीज अब कम होने स्टार्ट हो गई है और वो इंडेंजर में आ सकती है। मतलब इंडेंजर जो कि एक्सटिंक्ट हो सकती है, वल्नरेबल होती हैं जो पहले इंडेंजर्ड स्पीसीज में जाएंगी, जैसे कि ब्लू शिप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन। नेक्स्ट है रेयर स्पीसीज। रेयर स्पीसीज वो स्पीसीज होती है उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ही कम हो गई है, मतलब पहले उनकी पॉपुलेशन मिल जाती थी, अब उनकी पॉपुलेशन बिल्कुल ही कम हो गई है। या तो वो वल्नरेबल कैटेगरी में जा सकते हैं या फिर वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में जा सकते हैं। अगर उनका ऐसा ही ऑपरेशन स्टार्ट चलता रहा, मतलब ऐसे ही उनका यूज चलता रहा, तो वो इंडेंजर्ड या फिर वल्नरेबल कैटेगरी में जा सकती हैं। नेक्स्ट है एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज होता है मतलब वे स्पीसीज जो एक ही एरिया में मिलती है। मान लो एक हमारा एरिया है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का, तो जो हमारा अंडमान वाइल्ड पिग है या फिर जो हमारा अंडमान टिल है, ये इसी एरिया में मिलेंगी। ये नहीं है कि ये दिल्ली वाले रीजन में मिलेंगी, ये एक ही को पार्टिकुलर एरिया में मिलेंगी। जैसे कि हमारे अंडमान टील है, निकोबार पिजन है, अरुणाचल प्रदेश के मिथुन है। अब हमारी नेक्स्ट स्पीस है एक्सटिंक्ट स्पीसीज। एक्सटिंक्ट स्पीसीज वो स्पीसीज होती है जो अब उनको हमने खोजा लेकिन वो नहीं मिली, जहाँ पे वो मिल सकती थी हमने उन एरियाज को सर्च किया लेकिन वो वहां पे नहीं मिली, उस एरिया से वो बिल्कुल ही लुप्त हो चुकी है, उनको हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीसीज। जैसे कि हमारा एशियाटिक चीता और पिंक हेडेड डक, ये हमारी कुछ स्पीसीज है। अब हमारी देखो हमने हमने स्पीसीज नॉर्मल जो अभी सर्वाइवल उनका सही चल सकता है, इन फिर हमने देखो अगर ऐसे लड़ना हो रियल रियल मतलब जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो सकती है वो वल्नरेबल में जाएंगी। वल्नरेबल मतलब जिनकी अब बहुत ही ज्यादा कम पॉपुलेशन हो चुकी है वो इंडेंजर्ड में जाएगी। इंडेंजर्ड मतलब जो स्पीसीज अब तो वो लुप्त होने के बिल्कुल ही कगार पर है, और एक्सटिंक्ट स्पीसीज जो लुप्त हो चुकी हैं। अगर लड़ना हो तो रियल से वल्नरेबल में, वल्नरेबल से इंडेंजर्ड में, और इंडेंजर्ड से एक्सटिंक्ट में। अब हम अगर एशियाटिक चीता की बात करें तो हमारा जो एशियाटिक चीता है ये हमारे कैट फैमिली का एक मेंबर है और ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट लैंड मैमल है। ये बहुत ज्यादा फास्ट रन करता है, इसकी स्पीड है 112 किलोमीटर पर आवर। इसका ये अगर वैसा नेम भी दे रखा है इसमें। और जो चित्ता है इसको हम कभी कभी लिपर्ड के नाम, लिपर्ड से भी मिस्टेकन कर लेते हैं कि भाई चीता लिपर्ड है, लेकिन नहीं, ये हमारा चीता अलग होता है और लिपर्ड अलग होता है। अब हमारे जो चीता है 20th सेंचुरी में अफ्रीका के चीता थे और एशिया के, एशियन चीता थे और अफ्रीकन चीता थे। लेकिन हमारे जो एशियन के जो चीताज हैं वो मतलब उनका डिक्लाइन होने लग गया है हैबिटेट की वजह से, प्रे की वजह से। मतलब अब है ना उनको अच्छे से रहने के लिए जगह नहीं मिलती थी, उनको शिकार नहीं मिल पाते थे, इसकी वजह से उनका डिक्लाइन बहुत ही ज्यादा हुआ। और इसी वजह से जो ये एशियाटिक चीता की स्पीसीज थी इनको इंडिया में भी 1952 में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था कि अब ये एशियाटिक चीता इंडिया में नहीं पाए जाते। अब हमारा जो फ्लोरा है और जो फना है उनका भी बहुत ज्यादा डिप्लेशन हो रहा है। मतलब हम ह्यूमन बींग्स भी उससे फॉरेस्ट से, वाइल्ड लाइफ से इनडायरेक्टली डायरेक्टली बहुत सारी चीजों को लेते हैं, ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि वुड हो गया, लीव्स हो गई, रबर हो गई, मेडिसिन्स हो गई। तो हमारी वजह से, हमारे ह्यूमन बींग्स की वजह से ही जो हमारी फॉरेस्ट है और जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उनका डिप्लेशन हो गया है। कुछ मेजर फैक्टर्स है जिन्होंने इसमें
बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब उन फैक्टर्स की वजह से हमारे जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है, फ्लोरा फना, उनका डिप्लेशन हुआ है। जैसे कि कॉलोनियल रूल, जो हमारा ब्रिटिश रूल था, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, जब हमारा देश आजाद हुआ तो जो हमारा एग्रीकल्चर एक्सपेंड हुआ उसकी वजह से फॉरेस्ट की जो लैंड है वो कम होती चली गई। जो हमारी ओवर ग्रेजिंग है, जो हम अपने काउस को, कैटल्स को फॉरेस्ट में ग्रेज करवाने के लिए लेके जाते हैं, जो हमारी माइनिंग है, जो हमारी डेवलपमेंट हो रही है, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमारी और डेवलपमेंट्स हो रही है, हम अपने फॉरेस्ट को के एरिया को उसमें यूज करते जा रहे हैं और हम अपने फ्लोरा फना इनको खत्म करते जा रहे हैं। जो हमारी शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, फ्यूल वुड कलेक्शन है, अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट है कॉलोनियल रूल। जो हमारा कॉलोनियल रूल है या फिर जो हमारा ब्रिटिश रूल है, उनकी वजह से इंडियन फॉरेस्ट पे बहुत ज्यादा डैमेज पड़ा है। और इसकी वजह इसका जैसे कि उन्होंने रेलवेज का एक्सपेंशन किया, रेलवेज का एक्सपेंशन किया तो जो हमारी वुड्स होती थी, टिम्बर की लकड़ियां होती थी, सॉरी, उनका उन्होंने बहुत ज्यादा यूज किया है। जो हमारी एग्रीकल्चर है, जो वो इंडिगो की खेती कराते थे या फिर अफीम उगवाते थे, तो उनकी वजह से लैंड का बहुत ज्यादा, फॉरेस्ट लैंड का यूज होता था। जो कमर्शियल एक्टिविटीज थी, जो माइनिंग एक्टिविटीज बहुत ज्यादा कॉलोनियल रूल में हुई, तो इन सभी की वजह से इंडियन फॉरेस्ट पर बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। अब हमारा जब देश आजाद हो गया था 1947 में, तो उसके बाद जो एग्रीकल्चर एक्सपेंशन है उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा फॉरेस्ट रिसोर्सेज में डिप्लेशन हुआ है। 1951 और 1980 के बीच में हमारा जब फॉरेस्ट सर्वे हुआ था, तो उसमें ये देखा गया था कि जो हमारा जितना भी टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसका 26,200 स्क्वायर किलोमीटर एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया था। देखो कितना ज्यादा एरिया हमारा एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट हो गया था, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हो गया था। इसकी वजह से हमारे फॉरेस्ट जो कितने ज्यादा कम हो रही है। नेक्स्ट है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जैसे कि हमारी जो ट्राइबल बेल्ट्स है, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जैसे कि झूम करते हैं, जैसे कि हमने बोला झूमिंग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, उसमें एक लैंड का पीस जो है वो डिफोरेस्ट कर दिया जाता है, डिग्रेड कर दिया जाता है, उस पर फिर खेती की जाती है, फिर वो दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं, इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। तो इसकी वजह से भी हमारे जो फॉरेस्ट है, रिसोर्सिस है, उनका डिप्लेशन हो रहा है। फिर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जैसे कि हमारे बहुत सारे रिवर वैली प्रोजेक्ट है, जैसे कि नर्मदा सागर प्रोजेक्ट हो गया, तहारी बांध हो गया, इन सभी की वजह से भी फॉरेस्ट का लगभग 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है वो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के लिए ही क्लियर किया गया था, और अभी भी इन फॉरेस्ट का क्लियरेंस चल रहा है। तो हमारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से भी बहुत ज्यादा डिप्लेशन हो रहा है फॉरेस्ट रिसोर्सेज में, फ्लोरा और फना में। अब हमारे माइनिंग की वजह से डिफोरेस्टेशन होता है। डिफोरेस्टेशन मतलब जो हमारा माइनिंग होती है, खुदाई जिसको हम बोलते हैं, उसकी वजह से, खुदाई की वजह से जो हमारे पेड़ पौधे है वो पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, उसकी वजह से डिफोरेस्टेशन होता है। अब हमारा वेस्ट बंगाल में एक टाइगर रिजर्व है, बक्सा टाइगर रिजर्व, ये भी माइनिंग की वजह से ही बहुत ज्यादा थ्रेटन्ड है। ये है ना, मतलब यहाँ पे बहुत सारे स्पीसीज है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनका एक ये नेचुरल हैबिटेट है, लेकिन जब से यहाँ माइनिंग स्टार्ट हुई है तब से है ना वो अपनी जैसे कि नेचुरली अपनी प्लेस चेंज नहीं कर पा रही है एनिमल्स, तो उनकी वजह से उनका माइग्रेशन जो रूट है वो ब्लॉक कर दिया गया है। उनमें से हमारा एक एनिमल जो है या फिर जो एक हमारी फना है वो है ग्रेट इंडियन एलिफेंट। अब नेक्स्ट है ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, मतलब जो हमारे हम फ्यूल फोडर के लिए या फिर ग्रेजिंग के लिए ये सारी चीज हम फॉरेस्ट से लेते हैं, तो इसकी वजह से सोइल इरोजन हो जाता है और फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। लेकिन फिर भी अब कुछ जगह पे जो फ्यूल फोडर की डिमांड है वो पूरे ट्रीज को ना काट कर अब वहां पे थोड़ा बहुत चारा चरा के काम चला लिया जाता है, जिसकी वजह से अब थोड़ा बहुत जो पेड़ों को पूरा काट दिया जाता था वो कम होना स्टार्ट हो गया है। अब हमारे जो हंटिंग हो गई या फिर जंगलों में जब आग लग जाती है, ओवर पॉपुलेशन, अब देखो ओवर पॉपुलेशन होगी तो अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनको रहने के लिए भी जगह
जगह चाहिए होगी, अब वो जगह कहाँ से लाएंगे, जगह वो फॉरेस्ट को कट कर करके अपनी लैंड को बढ़ा रहे हैं और उसकी वजह से जो फॉरेस्ट है उनका एरिया कम होता जा रहा है। जो इन्वायरमेंट में ह्यूमन बींग्स पोल्यूशन कर रहे हैं, ये कुछ और भी फैक्टर्स है जिन्होंने हमारी इंडियन बायोडाइवर्सिटी को डिक्लाइन कर दिया है। अब जो हमारा वर्ल्ड है उसमें से ओवर पॉपुलेशन भी ये बहुत ज्यादा एनवायरमेंट डिग्रेडेशन का कोज माना जाता है। जैसे कि है ना, अब हमारे जो अमीर लोग होते हैं ना, वो ज्यादा रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज का कम माने हम गरीबों के कम। जैसे कि हमारा एक अमेरिकन है, वो एक एवरेज सोमालियन के 40 टाइम्स ज्यादा रिसोर्सेज यूज कर रहा है। मतलब अमेरिकन जो है वो ज्यादा रिसोर्सेज कम कर रहा है, जो हमारे सोमालियन है वो कम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं। मतलब उनकी वजह से ज्यादा हमारा जो एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, ना कि सोमालियन की वजह से। ऐसे ही हमारी जो इंडियन सोसाइटी है, उनके जो सबसे अमीर 5% लोग हैं, वो ज्यादा इकोलॉजिकल डैमेज कोज कर रहे हैं, ना कि 25 जो पुअर लोग हैं। ठीक है, अब हमारे ज्यादा तो वो कर रहे हैं यूज, ज्यादा वो प्रॉब्लम भी कोज कर रहे हैं, लेकिन भाई वो हम अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी ये चाहते हैं कि हमें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ना मिले। तो वो अमीर जो है वो ज्यादा रिसोर्सेज भी यूज कर रहे हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको भी कम निभा रहे हैं। ठीक है, अब क्या आपको कुछ फैक्ट्स की बातें हैं, जो हमारी इंडिया का जितना भी नेचुरल फॉरेस्ट था उसका हाफ फॉरेस्ट, मतलब उसका हाफ जो है वो जा चुका है। जैसे कि जो हमारे वेटलैंड्स थे उनका 1/3 जो है वो सूख गया है। जो हमारे जितने भी वाटर बॉडीज हैं उनका 70% जो है वो पोल्यूशन से घिर चुका है, पोल्यूटेड हो चुका है। जो 40% है उनके जो मैंग्रोव्स का जो 40% है वो वाइप्ड आउट हो चुका है। अब हमारी जो हंटिंग हो रही है या फिर वाइल्ड एनिमल्स जो हमारे जैसे कि जो हमारे एलिफेंट्स होते हैं उनके जो थक्स होते हैं, या फिर और भी जितने सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनका जो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, जिसकी वजह से जो ये स्पीसीज है एनिमल्स की, प्लांट्स की, वो एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ रही है। अब हमारी एक हिमालयन यू है, मतलब टेक्सस वेल्चियना है, ये है ना एक मेडिकल प्लांट है जो कि हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। इससे है ना एक तक्सल नाम का, मतलब उसके टहनियों से, उसकी जड़ों से, उसकी ट्विग्स से, निडल्स से एक केमिकल कंपाउंड निकलता है तक्सल नाम का। और जो ये है ना केमिकल कंपाउंड है, इसको हम कैंसर को ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इसकी वजह, ये एक ड्रग होता है। अब इसका भाई, अब हमें पता लग गया इसकी वजह से कैंसर ठीक होता है, तो इसका इतना ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो गया, इतना ज्यादा इसको यूज करने लग गए। ये अब है ना कैंसर ठीक करने के लिए कैंसर ड्रग, बिगेस्ट सेलिंग एंटी कैंसर ड्रग है ये वर्ल्ड में, जो ये टक्सल है। और इसी की वजह से जो ये हमारी हिमालयन यू या फिर जो टेक्सस वेलिचिनिया है, ये स्पीसीज बिल्कुल ही एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है। तो ऐसे हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन भी करते हैं। अब हमारा जो हमारे फॉरेस्ट है उसका जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, जो फॉरेस्ट का हम इतनी अब वो कर रहे हैं, इनका ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं या फिर ओवर यूज कर रहे हैं, जो इनका डिप्लीशन हो रहा है, उनका हम पे क्या, या फिर हमारी जो सोसाइटी है, कम्युनिटी है, उस पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो पहला है लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, मतलब जो हमारी नेचुरल कम्युनिटी है या फिर जो कल्चरल हमारी जो डाइवर्सिटी थी उसका बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है इसकी वजह से। वुमेन पे या फिर जो पुअर वुमेन है, जो चिल्ड्रन है, उन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। जो है ना जैसे कि फॉरेस्ट कट रहे हैं तो वुमेन को ही फ्यूल, जो हमारी गरीब वुमेन होती है वो बहुत लंबे लंबे चल के फ्यूल, फोडर, वोट लेके आती हैं। उनको 10 किलोमीटर से भी ज्यादा चलना पड़ता है कभी कभी तो इन रिसोर्सेज के लिए। तो इसकी वजह से उनको भाई हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है। अब वो इतनी दूर दूर चल के जा रही है, उनको जाने आने में टाइम लगेगा। तो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको प्रॉपर केयर नहीं मिल पा रही है, ताकि क्योंकि उनका वर्किंग आवर बढ़ चुका है। तो इसकी वजह से जो वुमेन है उन पर भी बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा है फॉरेस्ट के डिप्लीशन का। कुछ डिफोरेस्टेशन हो रही है, फ्लड जल्दी से आ जाती है। अब हमारी जो एक मिट्टी थी उस पे बहुत ज्यादा फॉरेस्ट थे, अब उस पे फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो जो फ्लड है, जो बाढ़ आएगी, वो
पूरी मिट्टी को ही साफ कर ले जाएगी, तो फ्लड आने के भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, गरीबी के चांसेस बढ़ गए हैं। अब हमें पता है अब बहुत ज्यादा डिप्लेशन हो रहा है, तो उसको हमारी फॉरेस्ट को, हमारी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना भी तो हमारा ही एक कंजर्वेशन भी उसका बहुत ज्यादा एक इसेंशियल पार्ट है। तो कंजर्वेशन से क्या होगा, कंजर्वेशन के क्या बेनिफिट्स होंगे? कंजर्वेशन से देखो, एक तो हमारे जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जैसे कि वाटर, एयर, सोइल, वो एक सब कुछ ठीक ठाक बना रहेगा। और जो हमारी प्लांट और जो एनिमल्स हैं उनकी जो डाइवर्सिटी है, मतलब जो वो अब एक्सटिंक्ट, लुप्त होते जा रहे हैं, वो लुप्त नहीं होंगे और उनकी जो ग्रोथ है वो होनी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो अब हमारे कुछ कंजर्वेशन, इंडिया में कुछ कंजर्वेशन के मेथड्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये एक एक्ट थी जो कि स्टार्ट की गई थी ताकि जो हमारे वाइल्ड लाइफ है उनके हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। जो हमारी प्रोटेक्टेड स्पीसीज है उनकी एक लिस्ट बनाई गई थी कि भाई जितनी भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनकी हंटिंग और ट्रेडिंग को बैन करके हम उनको बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। और जो हमारा 1980 और जो 1986 का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था उसमें 100 बटरफ्लाईज, मोथ्स, बेटल्स और एक ड्रैगन फ्लाई को भी प्रोटेक्टेड स्पीसीज की लिस्ट में ऐड किया गया था। 1991 में पहली फर्स्ट टाइम जो प्लांट्स है उनको भी लिस्ट में ऐड किया गया था। अब हम वाइल्ड, एक तो हमने प्रोटेक्शन एक्ट बना दी, अब हम कुछ प्रोटेक्टिव इंस्टीट्यूशन हमारे बनाए गए, जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक नेचुरल हैबिटेट होता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है। इसमें कुछ कम ही रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, मतलब इतने ज्यादा बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्शन नहीं होते, इनमें कुछ कम रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। और इंडिया में 566 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व होता है एक रिजर्व्ड एरिया, मतलब एक लैंड का रिजर्व्ड एरिया। इसमें हमारी जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट इसको इस्टेब्लिश करती है। इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है और इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से तो ज्यादा और हमारे नेशनल पार्क है उससे कम थोड़े रेस्ट्रिक्शन, मतलब मॉडरेट लेवल के रेस्ट्रिक्शन होते हैं। अब नेशनल पार्क होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। इंडिया में 104 नेशनल पार्क्स है। अब हमारे कुछ स्पेसिफिक एनिमल जो बिल्कुल ही थ्रेटन्ड स्पीसीज है उनके लिए कुछ प्रोजेक्ट है, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, वन हॉर्न्ड राइनोसोरस के लिए, कश्मीरी स्टैग के लिए, क्रोकोडाइल 3 टाइप के क्रोकोडाइल, एक तो फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल और घड़ियल, और एशियाटिक लोयन के लिए, इंडियन एलिफेंट के लिए, ब्लैक बग के लिए, जो हमारे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है या फिर स्नो लेपर्ड वगैरह है, इन सब के लिए भी कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चलाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा। अब हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है, हमें पता है टाइगर जो है वो फनल वेब की सबसे एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट की है। हमें पता लगा 1973 में हमारे जो टाइगर है वो 55,000 से 1827 रह गए, मतलब एक टाइम के जो टाइगर्स थे वो 55,000 थे। अब जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो 1827 ही रह गई है 1973 में इतने थे, तो अब तो बिल्कुल ही कम हो गए होंगे। अब हमारी जो जैसे कि जो पोचिंग होती थी या फिर ट्रेडिंग होती थी या फिर जो उसको शिकार नहीं मिल पा रहा था, ह्यूमन पॉपुलेशन की बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई। अब टाइगर पे ह्यूमंस जो है उनकी खाल के लिए, टाइगर्स की स्किन के लिए उनकी बोन्स बहुत ज्यादा यूज होती है ज्यादातर एशियन कंट्रीज में। तो इसकी वजह से जो टाइगर पॉपुलेशन है वो बिल्कुल ही थ्रेटेंड स्पीसीज है और वो बिल्कुल एक्सटिंक्शन के वर्ज पर है। इंडिया और जो नेपाल है वो पोचर्स का एक टारगेट बन गई कि यहाँ पे हम टारगेट करेंगे टाइगर्स को, यहाँ पे उनको हम पोचिंग करेंगे, उन पोचर्स के लिए वो एक मेन टारगेट बन गए। इसलिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो स्टार्ट किया गया था टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो हमारे इंडिया में बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स हैं, जैसे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, असम में मानस टाइगर रिजर्व, केरला में पेरियार, राजस्थान में सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन नेशनल पार्क। ये हमारे कुछ मेजर टाइगर रिजर्व है इंडिया में टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए।
अब हमारे जो फॉरेस्ट और जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है, इसमें हम हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखेंगे। मतलब इसमें 3 टाइप के फॉरेस्ट है, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और एक अनलिस्टेड फॉरेस्ट। तो रिजर्व्ड फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट होते हैं? रिजर्व फॉरेस्ट मतलब ये गवर्नमेंट के द्वारा ओन किए जाते हैं, इसमें कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी बिलोंग नहीं करती है। ये मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट है हमारे, इसमें बिल्कुल रिजर्व, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी इसमें अलाउड नहीं है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में है, वेस्ट बंगाल में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में। प्रोटेक्टेड ये भी गवर्नमेंट के द्वारा ओन किए जाते हैं। इसमें ना लोकल पीपल जैसे कि फ्यूल ले सकते हैं, फूड ले सकते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती है, लेकिन फिर भी ह्यूमन एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जाता है, इतनी ज्यादा नहीं होती। अब जितना भी टोटल एरिया है फॉरेस्ट एरिया, उसका 1/3 जो है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। जैसे कि राजस्थान में मिल जाते हैं, ये हरियाणा में, बिहार, पंजाब यहाँ पे ज्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट है अनक्लास्ड, अनलिस्टेड नहीं सॉरी, अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड जो फॉरेस्ट होते हैं वो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। इनमें हर तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज को अलाउ किया जाता है। ये ज्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, गुजरात, इनमें पाए जाते हैं। अब हमारे जो रिजर्व फॉरेस्ट है और जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, उनको हम मिला के परमानेंट फॉरेस्ट रिजर्व बोलते हैं। ये ज्यादातर इसलिए बनाए जाते हैं ताकि टिम्बर को और जो दूसरे फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उनको हम बचा सके। जो हमारे ये परमानेंट फॉरेस्ट रिजर्व मतलब रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, इसका जो सबसे ज्यादा एरिया है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का जितना भी टोटल फॉरेस्ट एरिया, उसका 75% परमानेंट फॉरेस्ट रिजर्व है। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र जैसी स्टेट्स में रिजर्व्ड फॉरेस्ट ज्यादा मिलते हैं। और जो हमारे दूसरी स्टेट्स हैं, बिहार, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ज्यादा मिलते हैं। अब हमारी कम्युनिटी एंड रिजर्वेशन मतलब जो हमारी लोकल पीपल है या फिर जो लोकल कम्युनिटी है, विलेजर्स है, वो भी है ना अपने लेवल पर जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि जो हमारी इन अब कुछ केसेस दे रखे हैं। फर्स्ट केस है सरीका टाइगर रिजर्व, राजस्थान। इसमें क्या हुआ था, विलेजर्स ने जो वहां पे बहुत ज्यादा माइनिंग एक्टिविटी है, उसकी वजह से विलेजर्स ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को ये दर्शाते हुए कि हम ऐसे माइनिंग नहीं कर सकते, उन्होंने माइनिंग के खिलाफ लड़ा था। उन्होंने हैबिटेट्स को या फिर वो उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट के हमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, वो खुद ही हैबिटेट्स को, खुद ही वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं। तो ऐसे कम्युनिटी भी हेल्प करती है प्रोटेक्शन में। अब ऐसे ही अलवार डिस्ट्रिक्ट थी एक राजस्थान की, उसमें 5 विलेजेस, अलवार डिस्ट्रिक्ट में 5 विलेजेस के इनहेबिटेट्स मतलब वहां के रहने वालों ने ये बोला कि भाई जितना भी 1200 हेक्टेयर का फॉरेस्ट एरिया उनको उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये सेंचुरी है। मतलब यहाँ पे हमारे खुद के रेगुलेशंस, खुद के सेट ऑफ रूल्स चलेंगे और यहाँ पे हंटिंग वगैरह, पोचिंग वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। वे वाइल्ड लाइफ को खुद के रूल से प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट हिमालयाज में हुई थी, इसकी वजह से डिफोरेस्टेशन बहुत ज्यादा कम हुआ था और ये दिखाया था कि कम्युनिटी ने अफोरेस्टेशन बहुत ज्यादा मतलब डिफोरेस्टेशन कम हुई और जो लोग है उन्होंने बहुत ज्यादा पेड़ भी लगाए, अफोरेस्टेशन भी करी। अब बीच बचाओ आंदोलन या फिर सेव द सीड्स मूवमेंट, ये 1980s में हुई थी, जब हमारे जो तहरी डिस्ट्रिक्ट थी, उत्तराखंड की जो तहरी डिस्ट्रिक्ट है, वहां के कुछ एक्टिविस्ट ने वहां पे ये मूवमेंट स्टार्ट की थी और ये मूवमेंट विजय झारदर के द्वारा लेड की गई थी। ये हमारे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर या फिर जो हमारी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर को बचाना है, फॉरेस्ट को कंजर्व करना है, ये कुछ इसके मेन मूल्य थे इस मूवमेंट के। अब हमारी ज्वाइंट फॉरेस्ट मूवमेंट क्या होती है? ज्वाइंट फॉरेस्ट मूवमेंट है ना, जो हमारे लोकल कम्युनिटीज है वो ही जो हमारे डिग्रेडेड फॉरेस्ट है उनकी मैनेजमेंट, उनकी रिस्टोरेशन, इसमें हेल्प करती है। ज्वाइंट फॉरेस्ट मूवमेंट मतलब ज्वाइंट एक तरह से। ये प्रोग्राम जो है ये 1988 से फॉर्मल एक्सिस्टेंस में है। मतलब उड़ीसा में, इस उड़ीसा जो स्टेट थी उन्होंने इस रिजोल्यूशन में फर्स्ट बार पार्ट लिया था। इसमें क्या होता है, इसमें जो लोकल विलेज हैं वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं, वो कुछ ऐसी एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं ताकि वो भाई जितने भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जितने भी डिग्रेडेड फॉरेस्ट कर रखे हैं कि ये फॉरेस्ट लुप्त होने के कगार पे, उनमें हेल्प करते हैं, उनको सेव करने में हेल्प करते हैं। और रिटर्न में जो मेंबर्स हैं इन सब कम्युनिटीज के, उनको टिम्बर या फिर जो दूसरे फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस हैं उनको वे सारी चीज मिलती है।
उसमें शेयर मिलता है। अब एक होता है सेक्रेड ग्रूव। सेक्रेड ग्रूव्स मतलब ऐसे है ना, लोगों का कुछ मानता होती है, वो है ना ऐसे ही बोलते हैं कि ये देवी देवताओं के फॉरेस्ट है, तो वो है ना इन फॉरेस्ट को कुछ हार्म नहीं पहुंचाते, इनको अनटच्ड रखते हैं, इनमें कुछ इंटरफेरेंस नहीं करते। जैसे कि हमारे जो छोटा नागपुर रीजन है, उनके जो मुंडाज है, संथल है, वो महुआ को या फिर कदम्बा के जो ट्रीज हैं उनको वर्शिप करते हैं। जो उड़ीसा के ट्राइबल्स है या फिर जो बिहार के ट्राइबल्स है, वो तुलसी की पूजा करते हैं और मैंगो की पूजा करते हैं उनकी वेडिंग्स के द्वारा। और जो हमारे यहाँ पे भी पीपल हो गया, बनियन ट्रीज हो गए, उनको हम बहुत ज्यादा वो पूजनीय मानते हैं। हम इनको पेड़ों को नहीं, जैसे कि है ना हम मंदिर में जाते हैं तो वहां पे लंगूर मिल जाते हैं हमें बहुत ज्यादा, लोग है ना उनको भगाते नहीं है, उनको अच्छे से खाना फेड करते हैं, उनको डेली खिलाते हैं। और जो राजस्थान की जो बिश्नोई विलेज है, वहां पे ब्लैक बग मतलब चिंकारा, नीलगाय वगैरह, पीकॉक वगैरह, उनको कम्युनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है, उनको कोई भी हार्म नहीं करता है। तो भाई ये है कि हमें जो इससे हमें मिलता है, ये लेसन मिलता है कि जो डिस्ट्रिक्शन है या फिर जो रिकंस्ट्रक्शन है इंडिया में फॉरेस्ट रिसोर्सेज का, उसमें कम्युनिटीज का बहुत ज्यादा पार्ट है। तो लोकल कम्युनिटीज कर भी रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा एक लॉन्ग वे जाना है हमें अपने एनवायरनमेंट को फ्रेंडली और हमारे एनवायरनमेंट को डिग्रेड होने से बचाने में। तो ये हमारा चैप्टर था। आई होप आपको ये चैप्टर सारा समझ आ गया हो। अगर आपको समझ ना आया हो देन डू कमेंट्स, एंड अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।